हार्मोन्स हैं क्या और ये हमारी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? कितनी किस्म के ये हार्मोन्स होते हैं और किस तरह से ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं और इसकी वजह से हमें डेली कितने इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मायनाज डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर इमरान ज़िया साहब। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे दांतों और मसूड़ों के मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल के बारे में, और हम इन तमाम मसाइल का हल भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर खुश आमदीद, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर मुझे ये बताइए कि हार्मोन्स है क्या? इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ रतूबतें या सेक्रीशंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड से यानी गदूद से पैदा होती हैं। लेकिन हार्मोन्स वो सेक्रीशंस हैं, वो रतूबतें हैं जो बग़ैर गदूद के या बग़ैर ग्लैंड्स के जिस्म में पैदा होती हैं। अब मुख्तलिफ रतूबतें, उनके मुख्तलिफ काम हैं। मैं चूँकि डेंटिस्ट हूँ तो मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये बताऊँगा कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मर्दों और औरतों में मुँह में और दांतों में किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है जो कि इन हार्मोन से अपने मुंह और दांतों में इफेक्ट्स लेती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों है, मर्दों में क्यों नहीं है और औरतों में इस कदर क्यों ज़्यादा पाया जाता है? ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है। मर्दों में एक बलूगत जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, आमतौर पे ये जो मसाइल आपको दांतों और मसूड़ों के बताऊँगा, ये 3-4 स्टेजेस पे होते हैं। पहली तो स्टेज है बलूगत या मैच्योरिटी, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, हम अब इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे हार्मोनल चेंजेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, डेंटल सर्जन हैं। उनसे हम जानेंगे कि हार्मोन्स का दांतों और मसूड़ों पर क्या असरात होते हैं। हार्मोन्स का इंसानी ज़िंदगी पे बहुत असरात पड़ते हैं। मर्दाना हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन होते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स उनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। इनके इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं सबसे पहले तो बलूगत पे, जिसको हम प्यूबर्टी या मैच्योरिटी कहते हैं। उस वक़्त ज़्यादातर इसमें देखा कि ख़वातीन इसका ज़्यादा उन पे शिकार होती हैं। दूसरा मरला होता है जब ख़वातीन को एक उनका माहाना एक निज़ाम है जिसको कि पीरियड्स कहते हैं, उसमें चेंजेस कुछ आती हैं। उसके अलावा जब शादियां होती हैं उसके और प्रेगनेंसीज़ में मसूड़ों के बहुत से मसाइल देखने में आते हैं। मसूड़ों की सोजन है या ब्लीडिंग है। उसके बाद चौथे नंबर पे एक ख़ास वक्त होता है ख़वातीन पे, जो कि 45 से लेके 55 साल की एज में होता है, जब उनका एक ज़िंदगी का एक निज़ाम रुक जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं या उर्दू में आप कह लें कि बंदिश हैज़ कहते हैं। ठीक है। अब हम बारी बारी इनको हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि प्यूबर्टी पे ये होता है कि जब मेल फीमेल तो दोनों बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे प्यूबर्टी में वो दाखिल होते हैं, बलूगत में दाखिल होते हैं, तो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है, जो कि उनके चेहरे पे बाल, उनकी आवाज़ का भारी होना, ये शामिल हो जाता है। ख़वातीन में उनके जो मेजॉरिटी के साइंस है वानिश हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामी जो दो हार्मोन मैंने बताए आपको, इनका थ्रश, इनका फ़्लो मसूड़ों की तरफ बहुत बढ़ जाता है। और यूजुअली फीमेल्स पे 12 साल से लेके ऑनवर्ड्स उनमें ये मसाइल देखने को आते हैं। उसके बाद जो उनका माहाना निज़ाम है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसके दौरान भी उनको देखने में आया। हमने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके मसूड़ों से खून आता था, हालांकि वो दांत साफ़ भी करती हैं, उसके बावजूद भी स्मेल आ रही होती है, बैड ब्रेथ होती है। ये देख लें कि दरमियान में स्पेस भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ें, तो ये सारा होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग जिसके साथ ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं और उनके पहले खाने परेशान होते हैं, वो प्रेगनेंसीज़ में मामला ख़राब होता है। ठीक है। मैंने देखा अपने 27 साल प्रैक्टिस में कि मसूड़ों की बीमारियों के साथ आने वाली 70% ख़वातीन प्रेगनेंसी में होती हैं जब उनके ज़्यादातर मसूड़े ख़राब होते हैं। हालांकि वो ब्रश भी कर रही हो, सब कुछ होता क्या है कि एक हम टर्म बोलते हैं थ्रश, यानी कि एकदम से ब्लड की तरफ उनका ब्लड फ्लो की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होना इन हार्मोन्स का। तो एस्ट्रोजन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में विटामिन सी की कमी भी होती है। आपने देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट ख़वातीन को विटामिन सी बहुत लिख के दे रही होती है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हो रही होती है। तो अदर दैन हार्मोनल चेंजेस विटामिन सी की भी कमी हो जाती है, तो विटामिन सी का सप्लीमेंट देना भी ज़रूरी होता है। ऐसी सूरत में हम प्रेग्नेंट ख़वातीन को ये मशवरा नहीं देते कि आप ज़ोर से ब्रश करें, क्योंकि ज़ोर से ब्रश करेंगे तो मसूड़ा तो पहले ब्लीड कर रहे हैं, वो और ब्लीड करना शुरू कर देंगे। मसूड़ों की स्वेलिंग देखिएगी, इसमें गम स्वेल कर जाते हैं
और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कतन भी इसमें परेशानी की बात नहीं है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के जब मसूड़े ख़राब हों फ़ौरन डेंटिस्ट के पास आएँ। हम आपको कोई टॉपिकल चीज़ें इनके ऊपर लगाने वाली कुछ ऐसे जेल्स दे देते हैं, कुछ ऐसे हम आपको टूथपेस्ट दे देते हैं जिससे कि मसूड़ों की ब्लीडिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मसूड़ों की स्वेलिंग भी कम होती है। लेकिन याद रखें, अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं ये खुद ही ये ठीक हो जाएगा, तो वो बात गलत है। जब मसूड़े ज़्यादा सूजे रहते हैं तो दांतों के अंदर जो लिगामेंट हैं वो ढीले हो जाते हैं। जब लिगामेंट ढीले होते हैं तो दांत भी ढीले हो जाते हैं, तो अक्सर ख़वातीन के दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली निकालने पड़ते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के असरात ज़्यादा आपको नज़र आएँ तो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास आएँ, वो आपको उसका मुतल्लिका इलाज बता देगा। अब हम आते हैं इसके बाद जो मैंने आखिरी बात बताई थी आपको कि मेनोपॉज 45 से ऑनवर्ड्स किसी भी एज में जो ये माहाना आयाम का जो सिलसिला ये बंद हो सकता है और होता है जी, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। इसमें तो एक ख़ातून के लिए एक नफ्सियाती तौर पे तो वो बहुत बड़ा एक धचका होता है, जिस्मानी तौर पे बहुत चेंजेस आ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो नोट किया गया वो दांतों के ऊपर है कि उसमें ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन वो कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो उनका स्लाइवा कम बनता है, थूक कम बनता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि मुंह में थूक का बनना एक नेमत है। अगर स्लाइवा कम बन रहा है तो वो जो मुंह में हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया हैं, तो जो स्लाइवा अगर कम बनेगा तो वो बैड बैक्टीरिया को साफ़ होने से रोकेगा। बैड बैक्टीरिया वहीं स्टे करेंगे, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं वो दांतों में कैविटी का बायस भी बनते हैं, वो मुँह से स्मेल आने का बायस भी बनते हैं, वो मसूड़ों के ख़राब होने की वजह बनते हैं। तो इसको लेवल कैसे करना है, इसका हल ये है, हम डेंटिस्ट आमतौर पे मेडिकल डॉक्टर को साथ लेके चलते हैं। अगर कोई कार्डिक पेशेंट हमारे पास आया दांतों के मर्ज़ के लिए, जिसको दिल का मर्ज़ है, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को साथ रखते हैं। अगर कोई जोड़ों का पेशेंट आया मरीज़ है तो हम आर्थराइटिस के पेशेंट डॉक्टर्स को साथ रखते हैं, तो ऑर्थोपेडिक होते हैं। अगर कोई खून के जिसको कोई कैंसर है या फलां है उसके लिए हम ऑन्कोलॉजिस्ट को साथ रखते हैं। इसमें हम इस केस में मेनोपॉज के केस हम गायनेकोलॉजिस्ट के हम मशवरा देते हैं कि उनके पास जाएँ और HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसका कि पाकिस्तान में अभी बहुत कम रवाज है, ये करनी चाहिए और अब होना शुरू हो गया। ऐसी ख़वातीन जिनको कि प्री मेनोपॉजल डेज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाए, फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे HRT या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएं, ताकि जो ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन जो बहुत नीचे चला गया होता है वो अपने लेवल पे आए और उनके दांत और मसूड़े सही रह सकें। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये PCOS में दांतों का काफ़ी इशू हो जाता है, तो PCOS आपके दांतों पे कितना इफ़ेक्ट करते हैं? PCOS में वही अगेन जो इम्बैलेंस है वो हार्मोन्स का है, तो इसके लिए पहले गायनेकोलॉजिस्ट फिर डेंटिस्ट। है। क्योंकि अगर इस सब कुछ करने के बावजूद भी होगा तो फिर इसका मतलब फिर हार्मोन्स का मसला नहीं रहा, कोई और मसला है जिसकी वजह से आपके दांत और मसूड़े ख़राब हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो कोई घरेलू टोटके ये बता दें या कोई एक ऐसी मेडिसिन जिससे हमें ये बदबू से छुटकारा मिल जाए? इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है कि साल में 2 दफ़ा कम से कम डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि आपको कुछ भी ना हो। अच्छा, हम आपको बता देंगे कि इस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम फीमेल्स आती हैं, हम देखते हैं हम उनकी एज पूछते हैं, उनके हालात पूछते हैं, तो जो मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी है, मेंस्ट्रुएशन है या उनका प्रेगनेंसी है या मेनोपॉजल है, उनके पीरियड गुजरा है, हम उनको कहते हैं पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वहाँ से अपने बाकी निज़ाम ठीक करवा के लाएँ। मोस्ट ऑफ द पेशेंट वहीं पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं उनको फिर हम ठीक करते हैं। हम आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अच्छा। और इस पे कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आमतौर पे डिलीवरी के 15-20 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाता है अगर ये एक ख़ास हद तक हो। लेकिन अगर बहुत सिविरिटी पे है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें गायनेकोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट दोनों मिलकर काम करेंगे। हम उनको टॉपिकल चीज़ें देंगे ऊपर लगाने वाली, कुछ हम उनको बेज़रर किस्म की सप्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स नहीं दी जा सकती, दी भी जा सकती हैं कि ज़रूरत हो, लेकिन बेहतर है कि ना दिया जाए क्योंकि उससे आने वाले बेबी पे असर हो सकता है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि स्केलिंग और पॉलिशिंग की तरफ आजकल लोगों का बड़ा रुझान बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आते हैं, तो क्या किया जाए, क्या करें, क्या इकदाम करें हम कि हमें वो स्केलिंग, ज़ाहिर सी बात है एक पेनफुल प्रोसेस है, उसमें फिर डॉक्टर के यहाँ जाना, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि इसकी फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है, 8-10 हज़ार तो नॉर्मल है, डॉक्टर आराम से ले लेते हैं। तो कोई सस्ता सा वो बताएं कि हम घर में ही इसका कोई इलाज कर लें।
आपके इस सवाल में 2 मिथ हैं, जो गलतफ़हमियाँ जो हैं वो अपने अपने सवाल में ज़ाहिर की मैंने फ़ील किया। पहली बात तो कि स्केलिंग और पॉलिशिंग दांतों के नुकसानदेह होती है। दूसरी बात ये आपने की कि पेनफुल होती है। ये दोनों बातें गलत हैं। अगर आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है, ठीक वो है। क्वैक नहीं है, ताई नहीं है, किसी डॉक्टर के साथ काम साल किया फिर अपना क्लिनिक या दुकान खोल ली, तो उसके पास क्या नहीं बात है। जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट होते हैं वो जब पॉलिशिंग करते हैं या स्केलिंग करते हैं तो हम अल्ट्रासोनिक टिप के साथ करते हैं। हम दांत को खुरचते नहीं हैं। हम अच्छा। दांत के ऊपर जो मैल जमा होता है या जो स्टेन्स होते हैं कॉफ़ी, चाय, पान या सिगरेट के, उसको हम वाइब्रेट करके उतारते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो दांतों की पहली हिफाजती सतह एनामल है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो क्वैक्स है वो रगड़ते हैं, वो फौरी तौर पर रिजल्ट दिखाते हैं। वो दांत के दाग तो साफ़ हो गए, मैल भी साफ़ हो गया, स्केलिंग भी होगी, पॉलिशिंग भी होगी। लेकिन जब पेशेंट घर जाके जब पानी का गिलास लगाता है तो पानी नहीं पिया जाता। वो इसलिए कि एनामल डिस्टर्ब हो गया। तो क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाने से स्केलिंग की वजह से नुकसान नहीं होता। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि दांत स्केलिंग करवाने से ख़राब नहीं होते, दांत स्केलिंग ना करवाने से ख़राब होते हैं। कितने टाइम के बाद आपको स्केलिंग करवानी चाहिए? वैसे तो साल में 2 दफ़ा, लेकिन 1 दफ़ा करवा लें। अब रही बात ये कि डेंटिस्ट महंगे होते हैं और आप घरेलू को टोटका बताते हैं। घरेलू टोटके जो हैं वो प्रिवेंशन में आते हैं, बचाव में आते हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में फ़र्क है। जब एक चीज़ होगी तो फिर ट्रीटमेंट होगा। हम जो कहते हैं कि नमकीन पानी की कुलिया करें या हफ्ते में 1 दफ़ा थोड़े से सोडे के साथ पानी मिक्स करके दांत साफ़ कर लें, ये बचाव है, ये इलाज नहीं है। इसका तरीका ये है कि 1 दफ़ा हिम्मत करके जाएँ डेंटिस्ट के पास, उससे ब्रश करने का सही तरीका, ब्रश की सही सिलेक्शन, ब्रश करने का टाइम और उसकी ड्यूरेशन, ये सारी 1 दफ़ा देख लें। उसके बाद आप उसको घर पे कंटिन्यू करें। तो क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए आपकी ब्रश करने की, और किस तरह से हमको करना चाहिए? क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता होता, हम रगड़ रहे होते हैं अपने दांतों को। नहीं, हम सुबह हम पहली बात हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जो कि गलत है। दूसरा, हम उससे झगड़ा कर रहे होते हैं, ऐसी ज़ोर से करते हैं कि उबकाई आ रही होती है, वो भी समझ लो सफाई होगी। इन दोनों तरीक़ों से सफाई नहीं होती। असल वक्त है रात सोने से पहले का, खाना खाने के बाद, क्योंकि 5-6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, उसमें मुंह बंद रहना है। खुराक के जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो थूक के साथ मिलके वो डिकम्पोज होकर मसूड़े ख़राब करते हैं। दूसरा, ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए। हम लोग यूँ लंबाई के रुख करते हैं दांतों को, वो मैल और फंस जाता है। दांतों को ऊपर से नीचे करना चाहिए ताकि 2 दांतों के बीच में फंसी खुराक प्लाक में ना बदले और वो आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ब्रश करने का सही तरीका, ब्रश करने का सही ड्यूरेशन, जो कि 1.5 से 2 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। या मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम जंग लड़ रहे होते हैं वो 2 मिनट तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाता होगा? नहीं, आप तरीके से करें। लोग तो 5-5 मिनट लगाते हैं, उनके तो आवाज़ें आ रही होती भाई, वो जंग कर रहे होते हैं, वो जंग कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। तो आप हमें वो आसान सा और अच्छा मुफीद तरीका बताएं जो मीडियम यूजुअली ब्रश लें और उसको ऊपर से नीचे साफ़ करें ताकि 2 दांतों के बीच में फंसी खुराक साफ़ हो। तो इसको दायरों की शक्ल में करें ताकि गम और मसूड़े और दांत जहाँ मिलते हैं वहाँ पे वो जगह साफ़ हो जाए। अगर आप ऐसे करेंगे हॉरिजेंटली तो मैल और यही देखते हैं कि हम ऐसे ही ब्रश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और सुबह उठ के ब्रश करने का फ़ायदा दूसरों को होता है कि उनको आपके मुंह से बू नहीं आती, आपको फ़ायदा नहीं होता। आपको फ़ायदा रात के ब्रश का। हाँ, नाश्ते के बाद ब्रश कर लेना चाहिए क्योंकि फिर 5-6 घंटे लंच के बीच में होते हैं, उसमें मुंह से बदबू और डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो ज़रूरी है कि 1 दफ़ा हिम्मत करके चले जाएँ डेंटिस्ट के पास, उसके बाद उसको कंटिन्यू करें, फिर चाहे 2 साल बाद चले जाएं। अगर आप साफ़ रख रहे हैं और आपको कोई साइन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई आपको ठंडा गर्म नहीं लग रहा, कोई आपको मीठा खाने से दर्द नहीं है, कोई खाना चबाने से दर्द नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, कोई मुंह से स्मेल नहीं आ रही, इट मीन्स कि आप डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं। अगर इनमें से कोई एक भी आपको फेस हो रहा है और आपसे कवर नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आपको कौन सा टूथपेस्ट और माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए? ओवर द काउंटर, जिसको हम कहते हैं कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे महीने की ग्रॉसरी करने जा रहे हो, जाके ले रहे हैं, तो एक दो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें कि उसके अज्जा क्या हैं। लेकिन आमतौर पे लोगों को नहीं समझ आता, वो देखते हैं जिसका टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री मिल रहा है, ये उठा लो। वी डोंट नो, वी नेवर नो कि उसके अंदर क्या है। कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। यूजुअली नहीं होता लेकिन आमतौर पर हो भी सकता है। ख़ासतौर पर ऐसी टूथपेस्ट जो कहते हैं कि थोड़ी देर लगाएँ और फिर उसका असर देखें, उसमें क्या, उसमें सुन करने की कोई एलिमेंट डाला जा सकता है, तो वो नुकसानदेह है। एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बता देंगे कि सेंसिटिविटी के लिए ये टूथपेस्ट है, मुंह से बदबू आ रही है तो ये टूथपेस्ट है, मसूड़ों से खून आ रहा है उसकी ये टूथपेस्ट है, दांत आप थोड़े से वाइट करना चाह रहे हैं तो वाइटनिंग टूथपेस्ट ये है। और अगर तो डॉक्टर साहब आप हमारे प्रोग्राम में बता दें कि कौन कौन से टूथपेस्ट हमें यूज़ करने चाहिए। अगर सेंसिटिविटी है तो क्या, कौन सी टूथपेस्ट बेहतर रहेगी? स्मेल आ रही है तो क्या बेहतर रहेगा?
ब्रांड नेम तो अभी भी नहीं ले सकते हैं प्रोग्राम में, नाम अगले दिन हमें फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कि एक बार मैं आपको तो वैसे बता दूंगा, लेकिन ये कि डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा चले जाएं, ठीक वो है। आपको एक लिस्ट बना देंगे, आप उसको चेंज करते रहा करें। ठीक है, कोई एक पैगाम ब्रेक से पहले अगर आप देना चाहेंगे। तमाम जो इंसानी जिस्म में बीमारी आती हैं वो फितरत से दूरी में आती हैं। फितरत की तरफ लौट आएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, नींद का ख्याल रखें, दिन को काम करें, रात को सोएं, जो कि अब बिल्कुल उल्ट हो गया। तो नेचर की तरफ लौट आना ही ज़िंदगी है, और यही ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। इसको खूबसूरत अंदाज से गुजारें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।